हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एंड प्रिपरेशन फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स। आज हम रूल्स ऑफ कंजक्शंस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम लोग कंजक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड that joins together two sentences, clauses, and sometimes words. कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को और कभी कभी शब्दों को जोड़ता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकंड है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन is used for making कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, जबकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप बनाते हैं। तो अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस निम्न चार प्रकार के होते हैं: क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। हमें जानना है किस कंजक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो आपको जानना चाहिए। क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत एंड, एज वेल एज, बोथ एंड और आते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आपका आता है बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस। ये कंजक्शंस एडवर्सेटिव कंजक्शंस होते हैं। हम अल्टरनेटिव कंजक्शन की बात करें तो इसके अंतर्गत ईदर और, ईदर और, नीदर नॉर और या अदरवाइज आते हैं। तो आप देख रहे हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत इधर और, नीदर नॉर और या अदरवाइज आते हैं, जबकि इलेक्टिव कंजक्शन के अंतर्गत आपका आता है देयरफॉर, देयरफॉर, हेंस और सो। इस प्रकार आपने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत ये 4 टाइप्स के कंजक्शंस आते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के सब पार्ट्स हैं और कि इन सब पार्ट्स के अंतर्गत ये वर्ड्स आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आप देख रहे हैं। हम इन शॉर्ट हम अब चर्चा करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पर डिस्कशन करेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जानना चाहिए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टाइम शोइंग, प्लेस शोइंग, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग समय, टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, मैनर, कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं,
तो इस नजरिए से हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को इन 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टाइम शोइंग कंजक्शंस, प्लेस शोइंग कंजक्शंस, कंडीशन शोइंग कंजक्शंस, रीजन शोइंग कंजक्शंस, यानी कि टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, पर्पस, रिजल्ट, ये प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से कंजक्शंस हम देख रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि प्लेस शोइंग कंजक्शन केवल दो हैं, वेयर एंड वेयरएवर। वेयरएवर जिसका मतलब जहां और जहां कहीं होता है, इसका यूज आप सिंगल प्लेस के लिए करते हैं, और वेयरएवर का प्रयोग वेरियस प्लेसेस के लिए करते हैं, कई प्लेसेस को शो करने के लिए करते हैं। टाइम दिखाने वाले कंजक्शन है व्हेन, व्हेनेवर, टिल, until, before, after, since, as soon as long as, और नो सूनर है, नो सूनर। तो आपने देखा कि टाइम प्रदर्शित करने वाले कंजक्शंस व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज सून एज लॉन्ग एज, नो सूनर है। तो आप देख रहे हैं कंडीशन प्रदर्शित करने वाले कंजक्शंस, कंडीशन प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन है इफ, अनलेस। हम लोग देख रहे थे कंडीशन शोइंग कंजक्शंस के अंतर्गत इफ, अनलेस और इन केस, ये वर्ड्स आते हैं। रीजन, रीजन प्रदर्शित करने के लिए आप बिकॉज, एज व सिंस का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन प्रदर्शित करने वाले कंजक्शंस हैं एज, सो एज व देन है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शंस दो, ऑल्दो तथा इवन इफ हैं। कंट्रास्ट विरोध होता है, विरोध अगर आपको प्रदर्शित करना है सेंटेंसेज में, तो आप दो, ऑल्दो व इवन इफ का प्रयोग करेंगे। रिजल्ट प्रदर्शित करने वाले कंजक्शंस की हम बात करेंगे। रिजल्ट प्रदर्शित करने के लिए आपको फर्स्ट क्लॉज में सो का प्रयोग करना पड़ता है। फर्स्ट क्लॉज में आप सो का प्रयोग करते हैं, और सेकेंड क्लॉज में आपने देखा कि रिजल्ट प्रदर्शित करने के लिए शो का प्रयोग आप फर्स्ट क्लॉज में करते हैं, और दैट का प्रयोग आप सेकेंड क्लॉज में करते हैं। ये रिजल्ट प्रदर्शित करने वाले कंजक्शंस हैं। वाले कंजक्शंस के अंतर्गत आपका आता है सो दैट, इन ऑर्डर दैट तथा लेस्ट हैं। आपको जानना चाहिए सो दैट और इन ऑर्डर दैट और लिस्ट, ये सभी पर्पस दिखाते हैं, लेकिन सो दैट व इन ऑर्डर दैट का प्रयोग ताकि शब्द के लिए करते हैं, जबकि लिस्ट का प्रयोग कहीं ऐसा ना हो कि। लिस्ट का प्रयोग कब करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि। इस शब्द को प्रदर्शित करने के लिए आप लिस्ट का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, सो दैट व इन ऑर्डर दैट के बाद जो भी क्लॉज आता है उसमें में अथवा माइट का प्रयोग किया ही जाएगा। में अथवा माइट का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग है। अगर प्रेजेंट का सेंस है तो आप मे का प्रयोग करेंगे सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद जो भी आप क्लॉज यूज करेंगे। लेकिन अगर लिस्ट का प्रयोग हुआ है तो लिस्ट के बाद जो भी क्लॉज का प्रयोग होगा वहां पर आपको शुड का प्रयोग करना होगा। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये तो सामान्य जानकारी हुई कंजक्शंस की। अब हम आते हैं इनके रूल्स पर, और आपका रोल नंबर फर्स्ट है। अब हम रूल्स ऑफ कंजक्शंस के फर्स्ट रूल की बात करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि बट, एंड और बट
अभी मैंने टाइप्स ऑफ कंजक्शंस आपको बताया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो जरा याद करिए एंड और बट किस प्रकार के कंजक्शंस में आते हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि एंड और बट दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, दोनों ही ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। ये दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि एंड का प्रयोग हम कब करते हैं और बट का प्रयोग कब करते हैं। तो एंड इक्वल सेंस वाले दो सेंटेंसेस, एंड का प्रयोग आप इक्वल सेंस वाले दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं, जबकि बट का प्रयोग आप विरोध प्रदर्शित करने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। विरोध प्रदर्शित करने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप बट का प्रयोग करते हैं। हम बट और येट के प्रयोग को बेहतर तरीके से समझने के लिए लेते हैं एग्जाम्पल, और आपका एग्जाम्पल है योर कजन came to my house and met me। इसमें है कि देखिए आपका कजन मेरे घर आया और मुझसे मिला, तो एंड है, समान प्रकार का सेंस देता है। लेकिन अगर हो जाता कि आपका कजन मेरे घर तो आया मुझसे नहीं मिला, तो ये विरोध हो जाता, भाई हमारे घर आया और हम ही से नहीं मिला, तो वो विरोध हो जाता। तो आप देख रहे हैं ये एंड का एग्जाम्पल है। और मैं आपको विरोध प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस के लिए बता दूं कि जैसे माय फादर ब्रॉट स्वीट्स बट माय फादर ब्रॉट स्वीट्स बट आई डिडंट ईट। आई डिडंट ईट। मेरे फादर मिठाई तो लाए, मिठाई मेरे घर में आई, लेकिन मैंने नहीं खाया, ये विरोध है। तो आपने देखा कि बट का प्रयोग विरोध प्रदर्शित करने वाले दो सेंटेंसेस के बीच करते हैं, और एंड का प्रयोग इक्वल सेंस वाले दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए करते हैं। जैसे रमन वर्क्स हार्ड इन स्टडी, वो पढ़ाई में मेहनत करता है, बट ही नेवर scores good marks। ये विरोध है कि वो मेहनत तो करता है पढ़ाई में, लेकिन वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाता, तो ये विरोध है। आप समझ सकते हैं जो मेहनत करेगा उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उससे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये विरोध, रमन मेहनत तो करता है, पढ़ता तो रहता है, लेकिन उसके जो मार्क्स आते हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, ये विरोध है। आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब हम बात करें रूल्स ऑफ कंजक्शन। अब हम डिस्कशन करते हैं कंजक्शन एज वेल एज पर। जब दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस एंड वेल एज हो, जब दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से कनेक्टेड हो, तो याद रहे इसके बाद प्रयोग होने वाला जो वर्ब होगा, जो प्रोनाउन होता है, वो एज वेल एज के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है। मैंने बताया जब दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हों, तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो पहले वाले एज वेल एज के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग होगा, वर्ब भी और आपका प्रोनाउन भी। आइए लेते हैं एक एग्जांपल। रमन as well as I am thinking to go abroad
ये आपका एग्जाम है और मैंने अभी बताया जब कोई नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने अभी बताया जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से कनेक्टेड हो तो एज वेल एज के बाद जो भी वर्ब आता है वो एज वेल एज के पहले आए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो देखिए ये सेंटेंस तो आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये आई के अकॉर्डिंग लगा है और रूल ये है कि जब एज वेल एज से दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड हो तो एज वेल एज के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब लगता है, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। और अगर आप सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर एम नहीं बल्कि इज होगा क्योंकि ये इज अकॉर्डिंग टू रमन लगेगा, एज वेल एज के पहले आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग होगा। इस तरीके से आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, रमन एज वेल एज आई इज थिंकिंग या प्लानिंग टू गो अब्रॉड। हम विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं या प्लान। ये नेक्स्ट रूल है कि जब सेंटेंस में आए, जब सेंटेंस में आए नाउन, दो नाउन या दो से अधिक नाउन्स के विषय में, यानी कि नाउन आप जानते हैं, आप व्यक्तियों या वस्तुओं किसी को भी नाउन कहते हैं, यानी कि जब सेंटेंस में आए दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के विषय में कलेक्टिवली कोई बात कही जाए या सेपरेटली कोई बात कही जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जानना चाहिए कि जो भी नाउन, जो भी वर्ब आएगा वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में ये नाउन या प्रोनाउन इधर और, नीदर नॉर या और से कनेक्टेड होंगे। जी आपको बताया गया कि जब सेंटेंसेस में आए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के विषय में कलेक्टिवली या सेपरेटली, कलेक्टिवली या सेपरेटली कोई बात कही गई हो, जब सेंटेंस में आए दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के विषय में सामूहिक रूप में कोई बात कही गई हो या सेपरेटली कोई बात कही गई हो तो अंतिम नाउन या प्रोनाउन के पूर्व ही आप एंड और या नॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, नमन वॉन्ट्स टू बाय अ बुक एंड डिक्शनरी, ये अंतिम नाउन या प्रोनाउन के बाद ही यहां पर एंड का प्रयोग हुआ है। सेकंड एग्जांपल लेंगे, वोट चिल्ड्रन लाइक टू रीड अ नॉवेल और ड्रामा इन यंग एज, क्या बच्चे अपनी यंग एज में, अपनी छोटी उम्र में नॉवेल या ड्रामा पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपने देखा अंतिम नाउन या प्रोनाउन के बीच में ही और का प्रयोग करते हैं, नॉर का प्रयोग करते हैं या एंड का प्रयोग करते हैं। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उद्देश्य प्रकट करने वाले शब्दों की, और उद्देश्य प्रकट करने वाले शब्द होते हैं सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। और आपको जानना चाहिए इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग की शब्दों के लिए होता है, जबकि लेस्ट भी उद्देश्य ही दिखाता है और इसका प्रयोग कहीं ऐसा ना हो कि शब्द के लिए किया जाता है। तो आपने देखा कि सो दैट हो या इन ऑर्डर दैट हो जिसका अर्थ ताकि होता है, या लेस्ट जिसका अर्थ कहीं ऐसा ना हो कि होता है, प्रयोग उद्देश्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए यदि जब सेंटेंस में सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग हुआ होगा जिसका मतलब ताकि होता है तो इनके बाद वाले क्लॉज में आप में, तो मैंने बताया कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट वाले क्लॉज में या माइट का प्रयोग होगा। है मैं आपको बता दूं, अगर जी आपको अभी बताया गया कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद जो भी क्लॉज प्रयोग किया जाता है उस प्रयोग क्लॉज में अथवा माइट का प्रयोग हम करेंगे ही, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है। हमें देखना है यदि सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले जो क्लॉज प्रयोग हुआ है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद वाले क्लॉज में आप मे का यूज करेंगे। लेकिन यदि
सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले आया क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो आप सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद माइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम देखते हैं यदि सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि का सेंस जा रहा है, तो लेस्ट के बाद प्रयोग होने वाले क्लॉज में आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं हम शुड का प्रयोग करते हैं और हम लेते हैं एग्जाम्पल्स। अभी आपने देखा पीपल वर्क हार्ड सो दैट दे में फुलफिल देयर नीड्स। मैंने बताया सो दैट के पहले वाला क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सो दैट के बाद वाले क्लॉज में आप मे का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया था सो दैट हो या इन ऑर्डर दैट हो, दोनों का सेम मीनिंग है। अगर इनके पहले वाला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद प्रयुक्त क्लॉज में आप माइट का प्रयोग करते हैं, और लेस्ट अगर आएगा तो आप शुड का प्रयोग करते हैं। चलिए चेक करते हैं हम ये थर्ड एग्जाम्पल हमारा सही है या गलत है। यहां पर मेंशन है वर्क हार्ड लेस्ट यू में फेल इन एग्जाम। मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ परीक्षा में। तो देखिए क्या ये सेंटेंस सही है क्या। अगर आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा तो आप तुरंत फाइंड आउट करें कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर लेस्ट आया है और लेस्ट के बाद अगर किसी वर्ब का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो वो शुड के सिवा कोई और नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लेते हैं नेक्स्ट रूल। अब हम कंजक्शंस के नेक्स्ट रूल में चर्चा करेंगे अनटिल और अनलेस की। अनटिल और अनलेस आपको जानना चाहिए कि इन दोनों का मीनिंग ही होता है जब तक नहीं या तब तक नहीं। तो आपने देखा अनटिल व अनलेस, आप देख रहे हैं अनटिल हो या अनलेस हो, इन दोनों का प्रयोग जब तक नहीं या तब तक नहीं हम हिंदी टर्म्स के लिए करते हैं। हमें जानना चाहिए कि अनटिल का प्रयोग टाइम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि अनलेस ये कंडीशन शो करता है, यानी कि ये शर्त दिखाने के लिए प्रयोग होता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि अनटिल और अनलेस ये ऑलरेडी अपना नेगेटिव सेंस रखते हैं, इसलिए इनके बाद प्रयुक्त क्लॉज में कभी भी नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप मेरी बात समझिए। अनटिल और अनलेस इनका प्रयोग कब करते हैं? जब तक नहीं या तब तक नहीं शब्दों के लिए करते हैं। अनटिल टाइम दिखाता है, जबकि अनलेस का प्रयोग कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, इनमें सेम बात यह है कि ये दोनों अपना नेगेटिव सेंस रखते हैं। इन कंजक्शंस के बाद प्रयोग होने वाले क्लॉज में नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमें कहना है कि मेरे आने तक प्लीज इंतजार करना, तो लोग मेंशन करते हैं प्लीज वेट अंटिल आई रिटर्न। देखिए ये सेंटेंस सही है क्या? तो प्लीज वेट हियर, कृपया आप यहां पर मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो देखिए ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि अंटिल ये समय दिखाता है और समय ये दिखा रहा है मेरे वापस आने तक का, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं मेरा आप यहां पर इंतजार करना। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल और। मैं आपको बताया है अनलेस का प्रयोग कब करते हैं? कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं। ये आप देख भी रहे हैं, अनलेस का प्रयोग कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं और अनटिल का प्रयोग टाइम दिखाने के लिए करते हैं। और खास बात मैंने ये बताया है कि ये दोनों ऑलरेडी नेगेटिव सेंस रखते हैं। इनके बाद प्रयुक्त क्लॉज में आपको नॉट या नेवर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप सेंटेंस देखिए,
देखिए ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसमें कहा गया है सेंस है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे यू विल नेवर सक्सीड, आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो देखिए क्या ये सेंटेंस सही है क्या? जी ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉट आया है, क्योंकि अनलेस के बाद नॉट या नेवर नहीं आता, क्योंकि यहां पर नॉट नहीं आएगा तो ये डू भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जैसा हो जाएगा यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करते, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नेवर सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते। अपेक्षा है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। रियलाइज करते हैं कि ये जो रूल्स ऑफ कंजक्शंस है ये वनडे एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद यूनिक तरीके से बताया जा रहा है। और ऐसे आप बराबर चाहते हैं मैं आप तक वीडियो भेजता रहूं तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम समय समय पर अपने नए वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें जो काफी हेल्पफुल होंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम लेते हैं नेक्स्ट रूल, हम बात करें बोथ की। याद रहे जब किसी सेंटेंस में बोथ का प्रयोग हुआ हो, यानी कि कंजक्शन बोथ के साथ, अभी आपने देखा है ये कैसा कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। मैं बात कर रहा हूं बोथ की। बोथ की ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन है और बता दूं कंजक्शन बोथ के साथ अगर किसी अन्य कंजक्शन का प्रयोग करना है तो केवल एंड होगा, एंड के सिवा कोई और कंजक्शन हो ही नहीं सकता। आप बहुत ध्यान से सुनिए और मैं एग्जांपल लिखता हूं और बताइए ये सही है या नहीं। बोथ माय फ्रेंड्स हाँ आप देख लें बोथ माय फ्रेंड एज वेल एज जी हाँ अभी आपने देखा मैंने बताया कंजक्शन बोथ के साथ अगर किसी कंजक्शन का प्रयोग होगा तो वह एंड का प्रयोग होगा, एंड के सिवा कोई और हो नहीं सकता। तो देखिए चेक करिए ये सेंटेंस सही है या नहीं सही। सही देखिए लिखा बोथ माय फ्रेंड एज वेल एज हिज नीज वेंट टू स्टेशन फॉर रिसीविंग द गेस्ट। बोथ माय फ्रेंड्स यहां पर बोथ आया है और यहां पर एज वेल एज आया है। क्या ये सेंटेंस सही है क्या? जी बिल्कुल नहीं। मैंने बताया बोथ के साथ केवल और केवल एंड का प्रयोग होगा और किसी का नहीं, एंड के सिवा कोई और नहीं हो सकता बोथ के साथ। तो एज वेल एज हट जाएगा, एज वेल एज की जगह आप एंड का प्रयोग करेंगे और कंप्लीट सेंटेंस आपका हो जाएगा बोथ माय फ्रेंड एंड हिज नीज went to station for receiving the guests। नेक्स्ट रूल है आपका, हम चर्चा कर रहे हैं एज इफ और एज दो की। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है मानो। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है मानो और ये शब्द ऐसे कंडीशनल सेंटेंस का सेंस देते हैं जो वास्तविक नहीं होते, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, जिनमें महज कल्पना होती है। मैंने बताया कि एज इफ और एज दो इन दोनों का अर्थ होता है मानो और ये दोनों ऐसे कंडीशनल सेंटेंस का सेंस देते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का सेंस देते हैं जिनका संबंध वास्तविकता से नहीं होता, जिनका संबंध वास्तविकता यानी कि रियलिटी से बिल्कुल नहीं होता, ये महज कल्पना दिखाते हैं और ये केवल कल्पना
इमेजिनेशन का सेंस देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनके बाद प्रयुक्त क्लॉज में तो बता दूं, एज इफ या एज दो के बाद जो भी क्लॉज का प्रयोग होता है, जिस भी क्लॉज का प्रयोग होता है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। उसे कैसे बनाते हैं? आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। लेकिन यदि इनका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पास्ट इंडेफिनिट से नहीं बनाते, वहां पर वर का प्रयोग करते हैं। आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। आप एक बार फिर से ध्यान से सुने, मैं बताता हूं। एज इफ या एज दो, इन दोनों का अर्थ मानव होता है, जो कल्पना को दर्शाते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में वास्तविकता का कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता, केवल कल्पनाशीलता दिखाई जाती है। और बता दूं, एज इफ या एज दो के बाद प्रयुक्त क्लॉज जनरली पास्ट टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन एज इफ या एज दो के बाद जो भी क्लॉज आया है, यदि उस क्लॉज का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनके साथ आप वर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। जी, आपने देखा यहां ये आपका एग्जाम्पल है और इसमें कहा गया है मुकुंद laughs एज इफ ही इज मैड। मुकुंद हंसता है मानो वह पागल हो। तो ये पागल है नहीं, वो कल्पना है, वो ऐसी हंसता है कि जैसे वो पागल हो। और मैंने बताया कि एज इफ ये इमेजिनेशन को दिखाता है, जिसका मतलब मानव होता है। और इसके बाद जो भी क्लॉज प्रयुक्त होता है, उस क्लॉज में अगर सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है तो केवल और केवल वर का प्रयोग होगा, किसी और का नहीं। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना होता तो वो पास्ट इंडेफिनिट से बनता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए एक हम ट्रांसलेशन के द्वारा आपको एग्जांपल समझाते हैं। सगुन ऐसे बात करती है जैसे वो रानी हो। देख रहे हैं सेंटेंस आपके सामने लिखा जा चुका है, जिसमें लिखा है सगुन ऐसे बात करती है कि मानो वह रानी हो। तो हो जाएगा सगुन टॉक्स एज दो। एज दो या एज इफ का मीनिंग सेम होता है, आप कुछ भी कर सकते। एज दो ही इज क्वीन। ये सही है या गलत है? देखिए, मैं शायद दोबारा गलती कर रहा हूं, मेरी गलती को आप बताइए। क्या ये फिर गलत हो गया? क्योंकि आप एज दो के बाद जो भी क्लॉज आता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर वर का प्रयोग करते हैं, इसका नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सेंटेंस करेक्ट कैसा होगा? हो जाएगा सगुन टॉक्स एज दो सी वर अ क्वीन। सी वर अ क्वीन। बेहद यूजफुल जानकारी है। अगर आप हमारी इस वीडियो को या ऐसी वीडियो को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आप तक हम रेगुलर भेजते रहें, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, ताकि आप जैसे अन्य लोग भी इससे लाभ ले पाए। थैंक यू।